वेलकम टू ऑन्कोल स्टडी, जहां पर करंट अफेयर्स की सभी मैगजीन का सार उपलब्ध है। आज की वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से सभी देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया था। ऐसे में बहुत सारे भारतीय अनेक देशों में फंस गए थे। इन भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने अपने वायुयानों को अनेक देशों में भेजा और सारे भारतीयों को सुरक्षित अपने देश में लेकर आए। इस पूरे अभियान को नाम दिया गया वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन वंदे भारत के अतिरिक्त ऑपरेशन समुद्र सेतु भी प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु में जो देश भारत की समुद्री सीमा यानी कि हिंद महासागर में थे, उनके लिए भारत सरकार ने नौसेना की सहायता से जलाश्व और मगर इन दो जहाज़ों को भेजकर अनेक भारतीयों को मालदीव या अन्य देशों से उन भारतीयों को वापस अपने देश में लाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत और चीन के बीच झड़प। भारत और चीन के बीच जो अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट झड़प चल रही है वो है हमारी पैंगोंग झील के पास। पैंगोंग झील हमारी लद्दाख के क्षेत्र में, ये है मैप में हमारा लद्दाख का क्षेत्र और ये है हमारी पैंगोंग झील। पैंगोंग झील हमारी ये रही। हम भारत के मानचित्र में देख सकते हैं कि पैंगोंग झील चीन में भी बहती है और भारत में बहती है। चीन में इसका 2/3 हिस्सा बहता है और भारत में इसका 1/3 हिस्सा बहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि पैंगोंग झील कहाँ पर स्थित है। इसे हमें याद रखना है। पैंगोंग झील हमारी लद्दाख में स्थित है, लद्दाख। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैंगोंग लीक से और बनता है कि विश्व में खारे पानी की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो उसका सही आंसर है पैंगोंग झील। इसके अलावा भारत और चीन की सेना के बीच में इससे पहले एक और स्टैंड ऑफ हुआ था। वो स्टैंड ऑफ हमारा हुआ था सिक्किम क्षेत्र के पास। सिक्किम हमारा भारत का वह राज्य है जो चीन की सीमा से लगा हुआ है और ये रहा हमारा नाकुला दर्रा। इससे पहले जो स्टैंड ऑफ हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, चीन की सेना और भारतीय सेना के बीच में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाकुला दर्रा कहाँ पर है। हम सभी जानते हैं कि सिक्किम भारत का एक प्रदेश है जिसकी राजधानी गैंगटोक है और वहाँ पर नाकुला दर्रा स्थित है और नाथुला दर्रा भी है और जेलेपला दर्रा भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रू शरणार्थी। ब्रू शरणार्थी भारत के मानचित्र में हम यहाँ देखते हैं कि ब्रू शरणार्थी हमारे मिजोरम, ये हिस्सा हमारा मिजोरम है। ये हिस्सा नीला वाला हिस्सा नहीं, केवल ये रेड कलर से जो हिस्सा है वो हमारा मिजोरम है। मिजोरम में दो सबसे बड़ी जनजातियां हैं। पहली जनजाति है मिजो जनजाति और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वो हमारी ब्रू जनजाति है। इन दोनों ही जनजातियों के बीच में एक हिंसक संघर्ष हुआ जिसकी वजह से इन ब्रू जनजातियों को यहाँ से पलायन करना पड़ा और ये पलायन करके त्रिपुरा चले गए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रू शरणार्थियों का संबंध किस राज्य से है, क्योंकि ये जनजाति अभी चर्चा में रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। ब्रू जनजाति का संबंध हमारे मिजोरम से है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अलावा कुछ और जनजातियां जो चर्चा में रही हैं उसमें से एक है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति हम सभी जानते हैं कि यह असम के
मैदानी इलाकों में रहने वाली एक जनजाति है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों के बीच में एक समझौता हुआ। इस वजह से बोडो जनजाति चर्चा में आ गई। ये देखिए, ये है हमारा येलो कलर से असम का क्षेत्र, और यहाँ पर हमारी रहती है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति का संबंध किस प्रदेश से है? तो उसका सही आंसर होगा असम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा नागा और कुकी जनजाति। नागा जनजाति हमारी नागालैंड में, देखिए भारत के नक्शे में यहाँ से देखते हैं, भारत के नक्शे में जो 7 सिस्टर्स बोली जाती हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, और फिर ये मणिपुर है, और ये फिर मिजोरम है, और ये त्रिपुरा है। इसे हमें याद रखना है। यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर हमारा नागालैंड है, और यहाँ पे हमारा मणिपुर है, और यहाँ पर हमारा मिजोरम है, और इसके बगल में त्रिपुरा है, और बीच में हमारा असम है, और यहाँ पर असम के नीचे हमारा मेघालय है। तो जो नागा जनजाति है वो नागालैंड में और मणिपुर में पाई जाती है, और कुकी जनजाति हमारी मणिपुर में है। अभी हाल ही में इन दोनों जनजातियों के बीच में एक शांति समझौता हुआ, इस वजह से ये दोनों जनजाति चर्चा में आ गई। इसमें से कुकी जनजाति एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकती है, इसलिए कुकी जनजाति और नागा जनजाति हमें याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुकी जनजाति का संबंध किस प्रदेश से है। ऑप्शन दे दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम। हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता दी गई है, और किन किन अनुच्छेदों में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। इन सभी अनुच्छेदों में नागरिकता की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन से व्यक्ति 1950 तक भारत के नागरिक हैं। जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद भारत में नागरिकता को परिभाषित करना था, तो उस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक और भाग 2 में नागरिकता के विषय में चर्चा की गई। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, और भविष्य में किसे भारत का नागरिक माना जाएगा और किसे नागरिक नहीं माना जाएगा, इस संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 को लाया गया। किसको लाया गया? नागरिकता अधिनियम 1955 को। वर्तमान में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, यानी कि किस अधिनियम में संशोधन किया गया? संविधान के नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। और यह संशोधन अधिनियम कब प्रभावी हो गया? इसकी डेट एक इम्पॉर्टेंट है, 10 जनवरी 2020 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, और उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम प्रभावी हो गया। और इस संशोधन अधिनियम में किस देश से आए हुए शरणार्थियों को भारत का नागरिक कहा गया है? वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका सही आंसर होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन तीनों ही देशों से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत का नागरिक कहा जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यदि श्रीलंका दिया गया है। श्रीलंका से आए हुए हिंदू, सिख या किसी अन्य धर्म के मानने वालों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ना ही नेपाल को ऐसा स्टेटस दिया गया है, ना ही भूटान को ऐसा स्टेटस दिया गया है। केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से आए हुए 6 अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी गई है। और ऐसे सभी नागरिकों को भारत में हर जगह निवास करने की स्वतंत्रता नहीं है। उसके कुछ अपवाद हैं,
उन अपवादों में छठी अनुसूची में जो राज्य शामिल हैं वहां पर इनको बसने की अनुमति नहीं है, और इनर लाइन परमिट क्षेत्र में इनको बसने की अनुमति नहीं है। अब इनर लाइन परमिट क्या होता है? भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जाने से पहले संबंधित राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे ऐसे प्रदेश हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया मानचित्र जारी किया गया है। हम सभी जानते हैं कि पहले हमारे भारत का जो अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर था वो एक संपूर्ण प्रदेश था और एक स्पेशल स्टेटस के साथ प्रदेश था। उस स्पेशल स्टेटस को धारा 370 कहते थे और भारत का मानचित्र कुछ ऐसे दिखता था। ये हिस्सा हरे में इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि ये एक पाक अधिकृत कश्मीर है। यह हिस्सा पाक ने अनाधिकृत रूप से इस पर कब्जा कर रखा है और यह हिस्सा अक्साई चीन है जिस पर चीन का अवैध कब्जा है। वर्तमान में भारत के पास सिर्फ इतना ही हिस्सा था, इसे ही जम्मू कश्मीर राज्य कहा गया है। लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद इस पूरे राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। इन यूनियन टेरिटरीज को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कहा गया। जम्मू कश्मीर के पास अपनी खुद की विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख के पास विधानसभा नहीं होगी। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहली चीज कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होंगे। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और जम्मू कश्मीर में जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं उनमें डल झील है, नागिन झील है, वुलर झील है और सुरिनसर झील है। ये 4 झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा बनिहाल दर्रा है जो जिला दर्रा है। लद्दाख के उपराज्यपाल हमारे हैं राधा कृष्ण माथुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख का लेह जिला पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा लेह। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट केंद्रीय अधिसूचना जारी करके राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। और उस राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, ये हमारे ट्रस्ट का नाम रहेगा। और ये पूरा ट्रस्ट मंदिर निर्माण से लेकर मंदिर रख रखाव इत्यादि चीजों की देखभाल करेगा। और इस ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे। के परासन इसके वो अध्यक्ष होंगे जिनको आजीवन सदस्य रहने से हटाया नहीं जा सकता है। जब ये ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो के परासन जो कि भारत सरकार के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और महंत नृत्य गोपाल दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। मंदिर की अधोसंरचना समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी हैं। ये मंदिर की अधोसंरचना समिति के अध्यक्ष हैं। भारत सरकार और या फिर केंद्र सरकार ने 1 रुपए का सांकेतिक अनुदान मंदिर निर्माण के लिए दिया। और इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक दलित सदस्य का होना अनिवार्य है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जो एक बार यूज करने के बाद
दोबारा उपयोग में नहीं लाई जा सकती है, ऐसी प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। और भारत सरकार ने 2022 तक ऐसी प्लास्टिक को खत्म करने का निर्णय या लक्ष्य रखा है। भारत सरकार 2022 तक की सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करना चाहता है और इस क्रम में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भारत का, वह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसने खुद को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का दावा किया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त है वह है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट टॉपिक है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट की रिपोर्ट। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट की रिपोर्ट में भारत के मलप्पुरम शहर को विश्व का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला शहर नामित किया गया है। और ये मलप्पुरम भारत के मानचित्र में यहाँ पर है। ये है हमारा केरल राज्य और ये है हमारा मलप्पुरम जिला। इस पूरे मलप्पुरम जिले को दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला शहर बताया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मलप्पुरम पूछा जा सकता है। मुक्ति कारवां राजस्थान सरकार द्वारा बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बाल शोषण और यौन शोषण यानी कि बच्चों से संबंधित सभी प्रकार के शोषण के खिलाफ एक जन चेतना संदेश रैली है जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई थी। मुक्ति कारवां किस प्रदेश से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। और यह किसके लिए होगा? ये हमारे बालकों के लिए होगा। बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बाल शोषण और यौन शोषण। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हिडकल परियोजना किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा बेलगावी जिला। इसको बेलगांव जिला भी कहते हैं और ये हमारे कर्नाटक में स्थित है। ये है हमारा कर्नाटक का क्षेत्र। ये है हमारा कर्नाटक, ऐसे है कर्नाटक, बेलगावी जिले। और ये हिडकल परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह किस नदी पर स्थित है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा घाट प्रभा नदी। और ये घाट प्रभा नदी हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये है हमारी कृष्णा नदी। ये है हमारी कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है घाट प्रभा। ये है कृष्णा नदी और ये है कृष्णा नदी की सहायक नदी। इसको कहा गया है घाट प्रभा नदी। इसी घाट प्रभा नदी पर हिडकल परियोजना बनाई गई है। और कृष्णा नदी की कुछ अन्य सहायक नदियां भी हैं जिनमें हैं मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी नदियां पूछी जा सकती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इन सभी बातों को हमें याद रखना है। हिडकल परियोजना का संबंध हमारी घाट प्रभा नदी से है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक की 3 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। वो 3 जनजातियां कौन कौन सी हैं? परिवारा समुदाय, तलवारा समुदाय और सिद्धि जनजाति। ये तीनों ही जनजातियां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी में सिद्धि जनजाति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पीवीटीजी है।
पीवीटीजी का आशय पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, अर्थात विशेष रूप से कमजोर जनजातियां, ऐसी जनजातियां जो ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है और वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऐसी जनजातियों को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया है और इनकी संख्या 75 है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, सिद्धि जनजाति। हमें एग्जाम में ये याद रखना है कि सिद्धि जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो उसका सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टैक्ट, अर्थात कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर। कोविड-19 के संबंध में छोटे राज्यों को एम्स के डॉक्टरों के परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हैं, ऐसा देखा गया है। तो इस संबंध में केंद्र सरकार और एम्स के डॉक्टरों ने मिलकर कॉन्टैक्ट की स्थापना की। यह एक टेली कम्युनिकेशन सेंटर है जो कोविड-19 के संबंध में परामर्श देगा और अपने अनुभवों को साझा करेगा। तो कॉन्टैक्ट की फुल फॉर्म याद रखनी है, कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक है अम्फान चक्रवात। अम्फान चक्रवात एक सुपर साइक्लोन है और यह सुपर साइक्लोन 21वीं सदी का पहला सुपर साइक्लोन है। सुपर साइक्लोन बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड लगभग 200 से 250 किलोमीटर घंटे तक हो सकती है और ये भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर आया, लेकिन आते आते इसकी स्पीड बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से तबाही थोड़ी सी कम रही, अन्यथा बहुत ज़्यादा तबाही होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ब्रू शरणार्थी का संबंध किस प्रदेश से है और भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? दोनों ही क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।